हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज यानी कि 21 अक्टूबर के जितने भी करंट न्यूज़ हैं, करंट अपडेट्स हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके सामने है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? सो वेयर रिसेंटली डिड द इंडियन आर्मी विन द गोल्ड मेडल इन द 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज? तो कहाँ पर ये जो कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास है इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारतीय सेना ने? तो यूके में। ठीक है, सो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बात करें तो भारतीय सेना की 3x5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स टीम ने यूके के वेल्स में कैम्ब्रियन पेट्रोल प्रतियोगिता 2023 अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, प्रतियोगिता में देखिए 38 अंतरराष्ट्रीय सहित 111 टीमें शामिल थी, जिन्होंने 48 घंटे से भी कम समय में 60 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण 60 किमी की चुनौतीपूर्ण कोर्स पूरा किया। और वहीं पे अगर हम बात करें तो देखिए 2021 में भी इस अभ्यास में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, और 2023 में भी अभी ये जो कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास है जो कि यूके के वेल्स में हुआ, इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अट्टारी वाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया? तो बताइए कितने फीट ऊंचा तिरंगा ये फहराया गया अटारी वाघा बॉर्डर पे? तो ये फहराया गया 418 फीट ऊंचा तिरंगा। ठीक है, भारत का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन मौजूद थे, किसने फहराया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 19 अक्टूबर को अट्टारी वाघा बॉर्डर पर 418 फीट के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। राइट, तो एनएचआई ने यहाँ पर 418 मीटर ऊंचाई का झंडा लगाया है। किसने देखिए ये लगाया है? तो एनएचएआई ने। राइट, एनएचएआई जो आपका होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने ये झंडा लगाया है। और इसका जो कुल वजन है वो अगर हम बात करें खंभे के साथ तो 80 टन का है, और इसे पूरा करने में 4 महीने लगे। यह एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा झंडा है। तो एशिया में अगर हम बात करें तो ये सबसे ऊंचा झंडा होगा, और दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा झंडा ये आपका रहा भारत का, जो कि अट्टारी वाघा बॉर्डर पर इसका उद्घाटन किया किसने? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और किसके साथ किया? तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 19 अक्टूबर के दिन। कितना फीट आपको याद रखना है? 418 फीट। राइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कौन सा राज्य मुख्यमंत्री मक्का मिशन एमएमएम के तहत मक्का की खेती को बढ़ावा देगा? सो रिसेंटली विच स्टेट विल प्रमोट मैज कल्टीवेशन अंडर द चीफ मिनिस्टर मैज मिशन? तो जो चीफ मिनिस्टर मैज मिशन है इसके तहत मक्का की खेती को कौन सा राज्य बढ़ावा देगा? तो उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा इसको क्या देगा? बढ़ावा देगा। उड़ीसा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो उड़ीसा सरकार ने मक्के की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें अनाज की बेहतर किस्मों को शामिल किया जाएगा। योजना मुख्यमंत्री मक्का मिशन ट्रिपल एम को अधिक वैज्ञानिक और प्रगतिशील तरीके से लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मक्का मिशन आपको याद रखना है। कहाँ का ये मिशन है? उड़ीसा का। ठीक है, और उड़ीसा के अभी नए राज्यपाल बने, अभी हमने जस्ट कल ही देखा। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं रघुवर रघुवर दास। ठीक है, तो रघुवर दास बने हैं उड़ीसा के नए राज्यपाल। तो ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा का ये मिशन है मुख्यमंत्री मक्का मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो अभी आपने देखा था कि बिहार यहाँ पे जाति जनगणना करी थी। ठीक है, उसका रिजल्ट आया। लेकिन अभी फिर हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करने जा रही है? तो कौन सी सरकार करने जा रही है? आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ये आपका जो जाति जनगणना है इसको शुरू करने जा रही है। तो 15 नवंबर के आसपास पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना ये शुरू करेगी आंध्र प्रदेश सरकार, जिसका उद्देश्य इस श्रेणी में आने वाले 139 समुदायों की बेहतर सेवा करना है। तो राज्य के मंत्री श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्ण ने बुधवार को यह बात कही कि आंध्र प्रदेश में भी अब पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू होगी। राइट, और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे इनके राज्यपाल कौन है, तो अगर हम बात करें राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल की, तो ये कौन है यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपके हैं अब्दुल अब्दुल नजीर। ठीक है, अब्दुल नजीर। तो ये क्या है? राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, राज्यपाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करने जा रही है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार। राइट,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो अगर हम बात करें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। तो हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्यों के बेहतरीन प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी सराहा है। उन्हें सशक्त राजनीतिक नेतृत्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर जनहित और जन कल्याण के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है पासा पटेल को, ठीक है, सिंपली आप इनको याद रखिएगा, पासा पटेल को कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो व्हेन विल इंडिया बिकम द फोर्थ हाईएस्ट स्पेंडर ऑन ग्लोबल ट्रैवल। सो कब तक ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला ये देश बन जाएगा। सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला ये चौथा देश बन जाएगा, ठीक है। तो कब तक ये बन जाएगा, 2030 तक, राइट। तो आपको सिंपली याद रखना है, और जिसका कुल व्यय जो होगा उल्लेखनीय रूप से बढ़कर $410 बिलियन होने की उम्मीद है। तो 2030 तक अगर हम बात करें तो वैश्विक यात्रा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश, चौथा देश बन जाएगा भारत, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया। तो व्हेन वाज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2023 ऑब्जर्व। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर करके पूछा जाता आ रहा है। तो ये 20 अक्टूबर के दिन मनाया गया, ठीक है, और मनाया जाता है। और यहाँ पे आपका है विश्व सांख्यिकी दिवस। भारत का भी सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स डे, लेकिन ये आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जब आपसे पूछे तो ये 20 अक्टूबर आपको बताना है, और जब भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछे, ठीक है, तो आपको 29 जून बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल में आपका 20 अक्टूबर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और इस साल विश्व सांख्यिकी दिवस की जो थीम है वो क्या है, तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतन ढांचे को राष्ट्रीय संकेतन ढांचे के साथ संरेखित करना, ये क्या है इस बार का थीम है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा। तो कहाँ पर ये लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा, तो ये आपका होगा जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। जे के के जवाहर कला केंद्र की ओर से, इसको केंद्र को के से ही जाना जाता है, ठीक है, जे के करके ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो जे के की ओर से राष्ट्र की लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो जवाहर कला केंद्र की ओर से देखिए राष्ट्र की लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अक्टूबर उमंग लोक संस्कृति संघ थीम पर केंद्र में 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 26वां लोक रंग आयोजित होगा। तो कहाँ पर होगा ये आपको याद रखना है, जयपुर में होगा, ठीक है। जयपुर में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा, और ये 26वां लोक रंग होगा, ठीक है, 26वां ये मनाया जाएगा, और ये 11 दिवसीय होगा। कहाँ पे होगा, तो जयपुर में होगा। ये आपको सिंपली याद रखना है। जयपुर मतलब कि आपका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये आपके कौन है, तो ये आपके हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। तो ये क्या है, ये राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, एमपी के। तो ये आपका जो लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग है, ये जयपुर में मनाया जा रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव चंद्रशेखरन या फिर सूर्य प्रताप। तो जो करेक्ट आंसर है आपका राजीव चंद्रशेखरन क्या है ये, तो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर अगरतला में डे लाइट व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के सहयोग से शुरू की जा रही एक कौशल विकास पहल हार्टलैंड त्रिपुरा का शुभारंभ करेंगे, ठीक है।
तो हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना जो है उसका उद्घाटन किसने किया? तो ये राजीव चंद्रशेखरन ने किया, ठीक है, राजीव चंद्रशेखरन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए, पशु चिकित्सा विज्ञान की बात हो रही है, या पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो जब भी पशु आए, ठीक है, तो मतलब इसको याद कैसे रखना, देखिए सिंपली पशु से रिलेटेड है और मेनली गौ से रिलेटेड है, ठीक है, तो गाय से रिलेटेड है, और गाय से रिलेटेड अगर आ गया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो बाबा योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। तो उनका जो होम टाउन है, जो घर है गोरखपुर, तो गोरखपुर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे? गोरखपुर में। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह कॉलेज मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान से संबंध होगा। तो देखिए, गोरखपुर, इसको आपको याद रखना है सिंपली, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण अभी हाल ही में कहाँ किया जाना है? तो गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ पे बहुप्रतीक्षित मच अवेटेड विस्टाडोम ट्रेन सर्विस इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये आपका कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कश्मीर में बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री और असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च समारोह में शामिल भी हुए थे, ठीक है। बाकी इस अवसर पर सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। बाद में उप राज्यपाल ने श्रीनगर स्टेशन से बनिहाल के लिए पहली विस्टाडोम कोच ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो जब भी बात आए विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं, क्योंकि काफी दिनों से इसका संचालन होना था, हो नहीं रहा था, तो विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का जो शुभारंभ है वो अब हो गया है। कहाँ से हुआ ये? तो जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। और किसने किया? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ये पहली बार होगा जो आपका यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री नहीं आए, अदरवाइज तो ट्रेनों का अधिकतर जो संचालन, शुभारंभ या फिर उद्घाटन करना होता है तो अपने प्रधानमंत्री ही जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत करी जम्मू कश्मीर से, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टिल्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो कौन सा है प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टिल्थ विध्वंसक जहाज? तो ये आपका है INS इम्फाल, ठीक है, कौन है? INS इम्फाल। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 15B के तहत यहाँ पे भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है ये INS इम्फाल, और ये तीसरा आपका स्टिल्थ विध्वंसक जहाज है। बात करें पहले और दूसरे की, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका ये INS विशाखापट्टनम, और दूसरे नंबर पे INS मोर्मुगांव है, ठीक है, और ये आपका तीसरे नंबर पे INS इम्फाल हो गया, राइट। तो भारतीय नौसेना को विध्वंसक जहाज इम्फाल की सौगात मिली है। शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। तो अगर पूछे कि किसने इसको बनाया है, तो इम्फाल आपका ये विध्वंसक जहाज है, तो इसको बनाया है शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, राइट। शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे बनाया है INS इम्फाल को, राइट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ? तो अभी आप देख रहे हो जो गाजा पे अटैक हो रहा है, तो उसके लिए मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाजा के लोग जिस तरीके से फंसे हुए हैं, तो एक तो उनको रास्ता है इजराइल एक तरफ है, दूसरी तरफ समुद्र है, तीसरी तरफ जो आपका है वो इजिप्ट है। तो वो उनके पास वही रास्ता बचता है कि वो इजिप्ट जाएं, लेकिन इजिप्ट अपना रास्ता मतलब अपने सीमा को खोल नहीं रहा है, ठीक है, कि वो वहां पे जाके शरण ले सके। लेकिन अभी हाल ही में पूछा जा रहा है कि कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए, सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? तो इजिप्ट सहमत हुआ है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो ये केवल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सहमत हो रहा है, ठीक है, रसद पहुंचाने के लिए। रसद का मतलब कि आपको अनाज हो गया, ठीक है, जो राशन वगैरह हो गया, वो पहुंचाने के लिए केवल सहमत हुआ है, उनको शरण देने के लिए सहमत नहीं हुआ है इजिप्ट, राइट। तो फिलहाल में इजिप्ट ने ये सीमा खोलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए, इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए, सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ, तो इजिप्ट, क्योंकि ये इसी के पास में है, पड़ोसी देश, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बस यहीं तक आज के ये रहे आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ठीक लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।